और आपको बताता चलेंगे कि रहमान खान के ग्रुप ने जीत हासिल की है। नई कमेटी ने तमाम वोटर्स व अरकान का भरोसा दिलाया है कि बोर्ड की जानिब से भरपूर कोशिशें की जाएगी और मिल्लत में अमानत बैंक के नाम व काम को बहाल किया जाएगा। बात है सन 1977 की, जब मरहूम मुमताज़ खान और साबिक मरकजी वजीर के रहमान की जानिब से मिल्लत को माशी एतबार से मुस्तहकम करने की गर्ज से रियासत में अमानत बैंक का क़याम अमल में आया था। शुरुआत में अमानत बैंक के कुल 15 ब्रांचेस हुआ करते थे और 3000 मेंबर्स रहे, जिनकी अब तकरीबन 40,000 से ज़्यादा है और इलेक्शन के लिए एलिजिबल वोटर्स की तादाद 21,000 अरकान है। तकरीबन 35 साल कदीम अमानत बैंक, जो के साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान और मरहूम मुमताज़ खान की जानिब से कायम किया गया था, करप्शन व घोटाले के इल्ज़ामात के साथ मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहा है। आज अमानत बैंक के बोर्ड का इलेक्शन हुआ, जिसमें 9 अफराद पर मुश्तमिल 2 ग्रुप्स कंटेस्ट करे और इस इलेक्शन के मुतालिक ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठाए गए। आज अमानत बैंक का इलेक्शन होने जा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। अमानत बैंक एक मखसूस बैंक है, बहुत मशहूर मारूफ बैंक है कर्नाटक की, और इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये मुसलमानों की बैंक है, अमानत बैंक। जो डायरेक्टर्स बनने जा रहे हैं वो 2 टीमों में तकसीम हुए हैं, एक सिंडिकेट बनी है और एक दूसरी सिंडिकेट बनी है। अभी इन लोगों का मंशा ये है कि बैंक के जो भी डिपॉजिट है, बैंक फंक्शनिंग है, वो अमानत समझ के कौम की उसको बाकायदा हुस्न खूबी से उसको चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मगर ये समझना चाहिए कि ये कौम का इदारा है, ये बानी कोई भी हो, जब एक बार कौम के नाम पे कोई इदारा बन जाता है तो बानी की अपनी ज़ाती मिल्कियत नहीं रहती, ये कौम की मिल्कियत बन जाती है। और जो भी ये लोग इसमें ज़िम्मेदारी ओहदे निभाने के लिए आने जा रहे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि एक ज़िम्मेदारी है, ये कोई ओहदा मनसब, ये कोई अपना अचीवमेंट नहीं है, ये ज़िम्मेदारी उठाने के लिए आगे बढ़ के आ रहे हैं। मैं यहाँ पे शेयर होल्डर नहीं हूँ, फिर भी यहाँ पर मैं स्पेक्टेटर बन के कौम का इदारे की जो भी कार्रवाई हो रही है देखने के लिए तमाशाई बनकर आया हूँ। और ये भी है कि बहुत से खामियाँ होती हैं हर इदारे को चलाने में। यहाँ पे देखा जाता है कि शेयर होल्डर्स को भी, तमाम शेयर होल्डर्स को अब कार्ड भी नहीं दिए और ना उनको वोट डालने का वो एंटरटेनमेंट दिए, एलिजिबिलिटी दिए। ये इसलिए कि एक हर शेयर होल्डर मालिक होता है कोई भी कंपनी का, इदारे का। यहाँ पे शेयर होल्डर्स में भी कोई सीलिंग सेट कर दिए गए हैं और ना शेयर होल्डर को क़ब्ल बताया गया है कि आप शेयर होल्डर्स हैं, आपको वोट डालने का हक़ मिलेगा, आप अपनी शनाख्ती कार्ड बनाइए, आइए वोट डालिए। तो इसमें शफाफियत कम नज़र आ रही है। तो इसलिए ये है कि जो भी लोग ज़िम्मेदारी से खड़े हैं उनको चाहिए कि अपने पूरे लगन से, जुस्तजू से राग़िब करें अपने जो भी वोटर्स हैं उनको, और वोटर्स की भी ज़िम्मेदारी है कि कौम का इदारा समझकर सही लोगों के हाथ में उनको सौंपे। ये सिंडिकेट पे मत जाइए, जो भी काबिल शख्स आपको नज़र आए हैं उनको वोट डालिए और ये देखिए कि ये इदारा चलता रहे, फले फूले फ़रोग़ हासिल करे। कर्नाटक में और पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की कम्युनिटी के लिए बहुत ही अहम इदारा है। इसे जो बैंक फर्स्ट शेड्यूल्ड बैंक थी अमानत बैंक, और अभी भी है, और ये सिर्फ चंद लोगों की नहीं, पूरी कम्युनिटी की ज़िम्मेदारी है कि ये बैंक को मज़बूत करें। और इंशाअल्लाह जो टीम है और जो आगे की जो टीम चलाने वाली भी है, वो भी ज़िम्मेदारी लेके ये बैंक को मज़बूत करें, क्योंकि ये बैंक हमारे कौम की है और कौम की इंटरेस्ट में ये बैंक को अच्छा करना चाहिए। और पूरे कौम के लोग इस बैंक को आके डिपॉजिट करना चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसी बैंक नेक्स्ट 25-30 साल में भी बन नहीं सकती। इसीलिए मेरी सबसे गुजारिश है पूरी कम्युनिटी से, कोई भी कंटेस्ट इलेक्शन में हर कोई भी कर सकता है। जब एक बार टीम इलेक्ट हो जाती है, सभी एक साथ मिलके बैंक को मजबूत करना चाहिए। ये अमानत बैंक की ज़िम्मेदारी सिर्फ चंद लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है, कौम की ज़िम्मेदारी है। और हमारे कौम के, दूसरे कौम के सब लोग आके इसमें बिज़नेस करना चाहिए और डिपॉजिट भी देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कौम का मामला है और कौम की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मामला है। एवरीबडी इज कौम, पूरे सबकी कौम, कौन भी कौम, मई कौम, तू कौम, यानी हर मुसलमान कौम चाहे तो सब मिल को करे तो सब हो सकता है। सो मैं अकेला कर सकता नहीं, तो हमें 4 जने कर नहीं सकते। कौम का तो पूरा
पूरे मुसलमान बोल लेना बड़ी बात नहीं, मीडिया को खाली बोलना नहीं, आओ आको करो, सब दिखाओ, क्या कर सकती कर को दिखाओ और बोलो। हम गलतियां करें तो बोलना सीखो, नहीं बोलना को नहीं है, लेकिन कौम के बाद ही नहीं, कौम सबकी कौम, उन्हें कौम का नहीं, कौन भी यहाँ सर्टिफिकेट देने बैठी नहीं, किसी भी कौन भी इख्तियार देखो नहीं कि सर्टिफिकेट दो, कौन कौम नहीं को, उससे सब आओ, मेहरबानी साको तुम्हारा एक्सरसाइज राइट टू एक्सरसाइज करो पहले। अमानत बैंक के इंतखाबात के चलते आलम पाशा ग्रुप की जानिब से के रहमान खान, जियाउल्लाह शरीफ, प्रेस्टीज ग्रुप व दीगर पर अमानत बैंक को लूटने के संगीन इल्जामात आयद किए गए और इनके खिलाफ चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई को शिकायत भी भेजी गई है। 50 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, यानी कई इलेक्शन आके गए हैं। ये इलेक्शन में उम्मीद है लोगों को, क्योंकि लोगों भी ज़्यादा नहीं खड़े इसमें। जीतने वाले, मैं पहले भी बोला हूँ, रहमान खान साहब की मेहनत से अमानत बैंक बनी है पूरी तरफ से। जैसे उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी छोड़ के ये काम किए, कई हज़ार आदमी आए किए, मगर कई हज़ार लोगों का पैसा गया इसमें। तो ये जीत में, ये बार की जीत अमन और मिलाप की जीत होगी। ये जीत से ये होगा कि भाई हमें कोई दूसरे कौन से भी टीम के, दो टीम ही है नहीं इसमें, है ही 5-10 आदमी, कौन से भी टीम के हो जाए, ये बार की जीत से बोर्ड बनेगा। बोर्ड से रहमान खान के हाथ से जो लोगों का पैसा गया है ये पैसा वापस देंगे। जो 20% का पैसा कटा है, तकरीबन 20 से 60 करोड़ रुपया पहले ही ऐलान होगा, ये पैसा वापस देंगे। और जब से 50 साल से बैंक बनी है, लोगों को तकरीबन 1 लाख लोगों को ये पैसा डिविडेंड नहीं मिला है। तो इनिशियल में हमें ये उम्मीद है कि भाई एक आदमी को 20 से 25 हज़ार रुपये का डिविडेंड ऐलान करेंगे। ये बैंक से जो मुनाफा हासिल किए, जो पुराने डायरेक्टर्स भी हैं, कई चीज़ों की इमारतें हैं, बंगले हैं, और 1 लाख आदमी घर नहीं, उनके पास ढकलने की गाड़ी नहीं है, जो पैसा IM में और अमानत बैंक में डाले हुए। तो इसलिए ये बैंक में आज के इलेक्शन में, आज की जीत में जितने लोग डायरेक्टर के ऐलान होगा, मुबारकबाद है। और इनके ओरिजिनल वोन खास प्रॉपर्टी बैंक को प्लेज करेंगे, पहले ऐलान में प्लेज करेंगे, करके लोगों को डिविडेंड में देंगे, लोगों को देंगे। क्योंकि कर्नाटक के हर आदमी का पैसा गया है। ये डायरेक्टर जो आएंगे, अभी मेरे टीम के मेरे नाम से, आलम पाशा के नाम से एक डायरेक्टर हैं, कोई गौरी, हम नाम एक हो के साबिर गौरी, इनके भी जिसके पास से है, मैं ऐलान करता हूं, जो डायरेक्टर अपने पैसे, अपनी दौलत, अपने घर, अपनी ज़मीनात, अपनी गाड़ी अमानत बैंक को प्लेज करेगी। जो 1000 रुपया डाला गया, उसकी वैल्यू 75 साल की आज हो सकती है 2 लाख रुपया की, 1 लाख। मगर ऐसे वोटों को भी कर्नाटक हानरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक इजाज़त दी है, आ सकते हैं करके। ये लोगों को वोट करने का हक नहीं है। मगर 1 लाख रुपए हमें कोर्ट में भी, हमारे पिटिशनर्स हैं, कोर्ट में भी यही बोले, इनके तरफ से यही बोला गया, डिविडेंड इनको मिलता तो ये पैसा 1.5 लाख रुपया होता है इनका। तो ये लोग बाहर, गेट के बाहर खड़ा ढकल नहीं पाते थे, आज उनको ढकला गया। ऐसे 30,000 आदमी हैं। जो अमानत बैंक की शुरुआत हुई तो हिंदुस्तान में DPS स्कूल बनी, मशहूर हुई, लोगों बिल्डर बन गए, डायरेक्टरों के पास बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े बंगले आ गए। जो दुबई और फ्रांस में चलने वाली कार आ गई, शिवाजी नगर से पूरा बेंगलुरु, तो अमानत बैंक से आई ना, अमानत बैंक की दौलत से आई ना। तो ये पैसा लुटाएंगे ना, वापस देंगे ना। तो डिविडेंड जब देते हैं, डिविडेंड का मतलब मुनाफे में देते हैं, मुनाफा दिखाए नहीं, तो मुनाफा जो पैसा लिए हैं उनके पास मुनाफा है, जो पैसा वो लिए और 1 टाइम सेटलमेंट कर लिए। इसलिए मैं पूरे डायरेक्टरों से, पूरे बोर्ड मेंबरों से मेरी गुजारिश है, जो लोग पैसा लेके 1 टाइम सेटलमेंट भी कर लिए हैं, तो ये लोग वापस लौटाएंगे। कौम से बात हो रही है, घर से बात हो रही है, बच्चों से बात हो रही है। इसका मतलब कौम का पैसा पड़ा है, लोगों नहीं है। हमें अमेरिका और टर्की का इन्वेस्टमेंट से नहीं बात कर रहे हैं। तो लोगों को मालूम है ये पैसा कौम का लिए हैं, तो ये लोग वापस देंगे। और समझो कॉलेज बनी है, स्कूल बनी है, तो ये पैसों में बन गई। ये तो ये पैसों में, ऐसे स्कूलों में, ऐसे कॉलेजों में, चाहे रहमान खान की हो, चाहे दूसरे डायरेक्टर्स की हो,
इसका फ़ायदा पूरे लोगों को पहुंचेगा। हो सकता है कि भाई एक एक स्कूल में पूरे अकाउंट होल्डर को फ्री सीट मिलेगी, हमना उम्मीद है, हमारी गुजारिश है, जो लोग करे हैं उन्हें पैसा वापस देंगे, डिविडेंड में जाएगा। फ़ायदे की बात है, दूसरा इदारा है, मगर बैंक में फ़ायदे की बात है, फ़ायदा होना चाहिए। 1 लाख आदमी को फ़ायदा नहीं हुआ है, पूरा घाटा है। बैंक में 10 लाख करोड़ का टर्नओवर होने की जगह 5,000 करोड़ का टर्नओवर नहीं हुआ है। जब तक ये लोग खड़ते नहीं, यानी मेरे तरफ से जो लोग, मेरी रिकमेंडेशन से जो लोग अभी जीत गए, ये लोगों को भी मेरी रिक्वेस्ट है, ये अपनी दौलत अपनी चीज़ प्लेज करेंगे, अपनी घर अपनी दरख्वास्त होगा तो अपनी दौलत बैंक के लिए। अमानत बैंक का ज़रिया था, अमानत बैंक का गुडविल था, अमानत बैंक से रसूख था और पैसों का खिलवाड़ा हुआ। यहाँ तक ज़ियाउल्लाह शरीफ को हुआ, रहमान खान को हुआ, प्रेस्टीज बिल्डर को हुआ, ज़ियाउल्लाह शरीफ को हुआ, जितने बिल्डरों को हुआ। ये घर के बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चों को ठगा नहीं पाते। माँ बाप के पास क्या है पूरे कर्नाटक के बच्चों को मालूम है, वापस देना मांगते हैं। ये वापस दे के ही उनकी सूरत बताएंगे। मेरी गुजारिश है, जो डायरेक्टर मेरे नाम से, आलम पाशा के नाम से जो जीतेंगे, जो जीते हुए हैं, इनको यही बोलूँगा, उनका घर, उनकी गाड़ी, उनकी ज़राती ज़मीन बैंक के लिए प्लेज कर दें, बैंक के लिए अपने डोनेट कर दें। अब वो क्योंकि पहली शर्त होगी डायरेक्टर बनने की, जब लोग तड़प रहा है, लोग ख्वाहिश रखा है, हज़ारों को करोड़ का टर्नओवर हुआ है, इमारतें हैं, इनका पैसा वापस जाना है। जब डायरेक्टर आज के वोट ले रहे हैं, उनकी पहली जिम्मेदारी है अपनी दौलत पहले बैंक को दे, क्योंकि कई हज़ार लोग दे चुके हैं, दे के बाहर खड़े हैं, ना वोट में डाल सकते हैं, ना अपना इलेक्शन में खड़ सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी उनके ऊपर है। हिंदुस्तान की 7 जज 11 जज बेंच होती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इसमें शर्म की बात जिसकी लेके हम जाएंगे उनको होगी। जब अपने घर में अपनी औलाद को, अपने बीवी को, अपनी माँ को गला घोट रहे हैं, तो हमें कानून में क्यों जाए हैं? कानून में क्यों जाए? पहले ये बोलें कि भाई ये लिए हैं क्या नहीं है। कानून तो बात है, कानून शर्म की बात है, कानून तो देगा। कानून में क्या तो कोई मोमिन के नाम से, औकाफ के नाम से बेंच नहीं बना है, पुलिस नहीं बना है, नहीं बना है। तो इसलिए ये लोग पब्लिक को जवाब देंगे। पब्लिक की कानून बनाया है, पार्लियामेंट के 465 MP पब्लिक बनाया है, आवाम बनाई है, पुलिस आवाम बनाई है, कोर्ट आवाम के लिए है। तो आवाम के लिए, आवाम के सामने पहले जवाब देंगे। एंटी करप्शन लोकायुक्ता कर्नाटका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बोम्मई, ये तमाम के सामने इनका पेपर पड़ा है मेरे तरफ से। जब ये लोग आज जीते हुए लोग बोर्ड बोल देंगे, हमें विड्रा कर लेंगे। और खाली प्रोसिक्यूशन CBI के लिए मांगा हूँ, CBI के लिए चीफ मिनिस्टर से हमारी मीटिंग होगी, प्रोसिक्यूशन लेंगे। और जैसा हैदरी होगी, जैसा रहमान खान साहब हैदर अली जुवाबाई को कराए, सादत अली को कराए और दूसरों को कराए, आज की जो टीम की मुबारकबाद लेने वाले उनके ऊपर भी होगी, CBI की कार्रवाई होगी। क्योंकि जैसा तुरंत सिग्नेचर करेंगे और उनका काम होगा, है ये सेटलमेंट करना, इसमें मिलजुल के जाएंगे तो इनके ऊपर भी CBI की इंक्वायरी होने वाली है कल से। CBI के लिए हमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन 19(1) 173(3) में हम कर्नाटका चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है किया है और वो कंसीडर कर रहे हैं। जब तक चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट से नहीं देते हैं, CBI कर नहीं पाती है। ACB नहीं है, ACB की पिटीशन लोकायुक्त को जा चुकी है। ये तीनों छोड़ के, यहाँ तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी छोड़ के, ये लोग अपने आप खुद सामने आके अपनी चीज़ उनके घर के बच्चों को देंगे। जो डायरेक्टर हमें ज़्यादा रहमान खान साहब के साथ भी बोले हैं ना, ये भी मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग है रहमान खान, उन्होंने आए तो भी मेरे ही डायरेक्टर हैं, ये लोग आए तो भी मेरे डायरेक्टर हैं, पूरे जम के टीम बनाएंगे। मेरी गुजारिश है ये लोग पहला अपना माल रखें, अपनी गाड़ी रखें बैंक में। आप प्रपोज कर रहे हैं तो आप भी रखेंगे? हाँ, हम भी ज़रूर रखेंगे, हम भी ज़रूर रखेंगे। जब तक ये लोगों का खर्चा, ये लोगों की ये लोगों की बद्दुआ ना होए हमारे ऊपर, हम ज़रूर, हमें देना चाहिए, हमें खड़ना चाहिए। उसका फ़ायदा आप पूछ रहे हैं, आलम पाशा को कितना फ़ायदा अमानत बैंक से हो चुका है,
क्या हुआ है पूरी दुनिया जानती है। हुए तो हम भी करेंगे, जब ये लोग करते हैं साथ हम भी करेंगे। और मेरे नाम से मेरी टीम में मेरे रिकमेंडेशन में जो लोग जीतेंगे वो तुरंत रेसिग्नेशन देंगे, उधर ही देंगे, नहीं तो लोग उनसे रेसिग्नेशन देंगे जब तक ये लोग अपनी पूरी पूंजी बैंक को वक्फ ना करें लोगों के नाम से, ये लोग रेसिग्नेशन करेंगे। इन इल्जामात के रद्द अमल में के रहमान खान के ग्रुप के रुकन वजीर बेग ने कहा कि आलम पाशा बोखलाहट का शिकार हैं और बेबुनियाद वो बगैर हकायक के इल्जामात लगा रहे हैं। जनाब आलम पाशा साहब के पास आजकल ऐसा लगता है स्वयं अमानत बैंक के कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है उनके पास से। और मैं आलम पाशा से सवाल करना चाहता हूँ कि आलम पाशा साहब ने बैंक का मेंबरशिप क्यों नहीं लिया आज तक, और ये 4000 करोड़ फॉर्म के नाम पे चेक जमा कर दो, डीडी जमा कर दो करके बोल के 1000 को कितने सिफर एक अकाउंट लिखने वाले होते हुए 1000 को सिफर कितने आते हैं वो उनको समझ में शायद नहीं आ रहा है। बैंक में 10,000 करोड़ रुपए खा गए, 50,000 करोड़ खा गए, आखिर ये क्या मजाक कर रहे हैं मेरी तो समझ में नहीं आया। और आपका उनका पब्लिसिटी करने के लिए उनका एडवर्टाइजमेंट का आज के इलेक्शन में आप देख सकते हैं कि एक भी कैंडिडेट की तस्वीर नहीं है और नाम नहीं है, सिर्फ उनका नाम है। आखिर ये क्या करना चाहते हैं ये तो पता नहीं चल रहा है कि आखिर इनका मंशा क्या है। अब रहमान खान साहब 50,000 करोड़ खर्च चले गए, अरे करोड़ को सिफर कितने हैं भाई। बैंक जब बूम में थी, जिस वक्त 25% 30% डिविडेंड दिया जा रहा था शेयर होल्डर्स को, उस वक्त 480 करोड़ रुपए का सरमाया था बैंक का। जिस वक्त सेक्शन 35 ये पड़ा था 280 करोड़ रुपया था सरमाया उसका। सेक्शन 35 होकर जब अकाउंट में रिलीज़ करने का रोका गया था उस वक्त पर। आखिर ये क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, खुद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है, क्या बोलने जा रहे हैं। हज़ारों करोड़ का मामला है करके बोला तो वो एक अकाउंटेंट होते हुए हज़ारों करोड़ रुपयों में क्या आता है, कहते खा कर गए। गवर्नमेंट की मॉनिटर हुई है, गवर्नमेंट से इंक्वायरी हुई है, ऑडिट रिपोर्ट आई है और 64 में रिपोर्ट आके आई है। वो सब डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। डॉक्यूमेंट होने के बावजूद हम इत्तेफाक से हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि आलम पाशा के पास ये आजकल के टीवी चैनल आजकल के जो मीडिया में जो सोकाल्ड हैं, वो माफ़ करना सोकाल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, वो उन लोगों को सिर्फ ये कहे, कोई एक एयर करता है जो चैनल होता है टीवी चैनल, उसमें उनको कह के ये करो और जो ज़बान में आया वो बकते जा रहे हैं। वो आखिर उनका मंशा क्या है आज तक समझ में नहीं आया। अब इलेक्शन हो रहा है, देखेंगे उनकी टीम आएगी, कोई दूसरी टीम आएगी, उसका ये मुनसर रिज़ल्ट पर है। रही बात चीफ मिनिस्टर मुंबई का तो मुझे पता नहीं है। अलबत्ता जाफ़र शरीफ साहब मरहूम ने जिस वक्त रिट पिटीशन फाइल की थी उसमें सीबीआई को भी पार्टी बनाया गया था और सीबीआई एक एफिडेविट दाखिल की है कि वो यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं है, हम उसको तहक़ीक़ात नहीं करते करके एफिडेविट डाल कर आए। वो एफिडेविट की कापी है मेरे पास। अब सीबीआई ईडी डराने का, जिस तरह से मरकज़ी हुकूमत अपोजिशन को डराने का ईडी सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल कर रही है इनकम टैक्स का, वही शायद ये रोज़ाना सुनकर आलम पाशा साहब भी सीबीआई का ईडी का डर दिखा रहे होंगे। वो लोग हैं जिन्होंने गबन किया है, वो जेल को गए थे, बेल पर हैं, वगैरह वगैरह हैं। अब जो 64 इंक्वायरी रिपोर्ट में जो तब्दील करके टैम्पर करके जो केपी अप्पण्णा ने रिपोर्ट 64 में बनाई थी, वो पहली रिपोर्ट भी मेरी ही वजह से वो आम हुई, वरना हुकूमत वाले छुपा देते थे वो कि मैं आरटीआई में ले लूँ। दूसरी रिपोर्ट है जिसमें डायरेक्टरों के और कुछ ऑफिशियल के नाम दाखिल किए गए हैं। पहली रिपोर्ट में ऐसा था कि 3 आदमियों ने एक घपला किया है। 3 आदमी में मिस्टर हिदायतुल्ला जो एक असिस्टेंट अकाउंटेंट था, उसको मैं छोड़ रहा हूँ, रिलीव कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने हायर अप्स के बात सुनकर उसने घोटाले में हिस्सा लिया था। लेकिन घोटाले के जो पैसे गए थे असदुल्ला और शफीउल्ला के पास हैं, उनसे कलेक्ट करना करके बोल के दिया गया था। जब दूसरी रिपोर्ट 7 महीने के बाद टैम्पर करके निकाली गई थी, उसमें आखिरी के 26 पेज उसमें से ऐड किए गए। जो पहले वाले थे निकाले, दूसरी रिपोर्ट में 21 पेज इंक्लूड करके उसमें डायरेक्टर्स और चंद 7-8
दूसरे ऑफिशियल्स का जो गवर्नमेंट को नहीं होना था, किसी के इंस्टिगेशन करने पर वो दूसरी रिपोर्ट में उनके नाम शामिल किए गए। अब दोनों रिपोर्ट में किसे मंजूरी दी गई है? दो रिपोर्ट में आज तक किसी भी मंजूरी नहीं हुई। दूसरी लोग कह रहे रिपोर्ट, हैं कि पहली रिपोर्ट ही टैंपर की गई थी, इसलिए दूसरी रिपोर्ट क्लियर किया गया। हाँ, दूसरी रिपोर्ट पर ये उनके ऊपर केस वगैरह दाखिल किए हैं। वो सब्जुडिस मैटर है, उसमें क्या हो सकता है वो तो बता नहीं सकता। अलबत्ता ये तो प्रूव हो गया है कि हुकूमत की जानिब से 2 रिपोर्ट बनाए गए हैं, 2 रिपोर्ट हैं, और एक पहली रिपोर्ट में सारे सफ़ात पर दस्तखत किया हुआ है इंक्वायरी ऑफिसर KPF पन्ना ने, और दूसरी रिपोर्ट में सिर्फ एक ही आखिरी सफ़े में दस्तखत हुए हैं करके वो प्रूव हो गया है। अब कोर्ट में है, देखा जाएगा कि क्या होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।